टुडे आवर टॉपिक ऑफ लेक्चर इज ऑन गैस्ट्राइटिस। आज हम लोग गैस्ट्राइटिस डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्राइटिस जहाँ नाम आ रहा है उसी का मतलब है कि जब स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर वाली अंतस्त्वचा जिसको कहते हैं, उसमें जब स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है स्टमक में स्टमक की लाइनिंग में, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों हो जाता है ऐसा? तो इसका सीधा सीधा कारण ये रहता है कि ये जो म्यूकोजल लाइनिंग रहती है वो वीक हो जाती है। और वो वीक क्यों हो जाती है? तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारक रहते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, और वो फैक्टर्स इसकी जो हेल्थ है म्यूकोजल लाइनिंग की, उसको ख़राब कर देते हैं और वो वीक हो जाती है। जब ये लाइनिंग वीक हो जाती है तब क्या प्रॉब्लम आती है? तब जो स्टमक के अंदर सीक्रेटेड जूसेस हैं, जिसमें कि बहुत कंसनट्रेटेड HCl भी रहता है, तो वो फिर उस म्यूकस मेम्ब्रेन पर अटैक करता है और उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी जो हेल्थ है उसको ख़राब कर देता है। और इसी कारण से वो कंडीशन से फिर गैस्ट्राइटिस देखा जाता है। यहाँ पर ने लिखा भी है कि वीकनेस इन म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक ड्यू टू इकियोलॉजिकल फैक्टर सो दैट डाइजेस्टिव जूसेस टू डैमेज इट्स इंटीग्रिटी कॉजिंग गैस्ट्राइटिस। तो ये मेन कारण होता है जिसके कारण की गैस्ट्राइटिस देखा जाता है। अभी तक अपन लोगों ने गैस्ट्राइटिस क्या है ये देख लिया, मतलब उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में हम लोगों ने उसकी पैथोफिजियोलॉजी की भी देख ली। अब आते हैं कि गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आते हैं कि उसके टाइप्स पे। ये जो टाइप्स है उसके वो दो हैं, एक एक्यूट गैस्ट्राइटिस और दूसरा कहलाता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट जो गैस्ट्राइटिस है वो सडनली डेवलप होता है और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन पेशेंट की होती है। सीवियर पेन भी होता है उसको, सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्टमक में, इसलिए ये गैस्ट्राइटिस एक्यूट गैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो रहता है वो भी 1-2 दिन का ही रहता है और व्यक्ति भी 1-2 दिनों में ठीक हो जाता है। इसीलिए इस रोग को एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। इस एक्यूट गैस्ट्राइटिस में जनरली जो पेशेंट रहता है उसको परसिस्टेंट वोमिटिंग होती रहती है और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है सेकेंड गैस्ट्राइटिस, जिसको अपन टाइप 2 कहते हैं, जिसका नाम है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। ये जो गैस्ट्राइटिस रहता है ये लॉन्ग टर्म का गैस्ट्राइटिस है और ये कई सालों तक चलने वाला रहता है और इसमें भी इन्फ्लेमेशन स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में देखा जाता है और इससे भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इन्फ्लेमेशन तो है और ये क्रॉनिक कंडीशन है, इसलिए पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम इसमें बनी रहे, मतलब हमेशा पेन होता रहे या हमेशा जो वोमिटिंग है वो होती रहे या जो बाकी दूसरे सिम्टम्स हैं वो हमेशा होते रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। और ये जो डिसीज़ रहती है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, इसमें नेचुरल है कि जो पर्सन ऐसा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस से सफ़रर है उसका जो फूड इनटेक है उसके ऊपर भी असर आ जाता है, इसलिए वो उसका मालन्यूट्रिशन होने के चांसेस भी इसमें हो सकते हैं। और इसके जो कारण हैं वो भी रहते हैं कि उसका फूड हैबिट भी प्रॉपर नहीं रहता है। अब आते हैं अपन उसके सिम्टम्स के ऊपर कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो नॉर्मली ये जो सिम्टम्स हैं गैस्ट्राइटिस के वो करीब करीब दोनों में ही कॉमन है। कुछ कुछ सिम्टम्स किसी में ज़्यादा दिखाई देते हैं और किसी किसी इसमें एक्यूट में ज़्यादा होते हैं, उसकी जो सीवियरिटी है वो क्रॉनिक में कंपैरेटिवली कम रहते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स है उसमें सबसे पहले तो नौशिया टाइप की फीलिंग आ जाती है। दूसरा जो कंडीशन रहती है वो है वोमिटिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एक्यूट में वोमिटिंग जो रहती है वो परसिस्टेंट होती है, हमेशा होती रहती है मतलब। फिर तीसरी जो चीज़ आती है फीलिंग ऑफ फुलनेस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। इसका मतलब रहता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ सा है।
क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। वैसे एक्यूट में भी रहती है ये कंडीशन, लेकिन क्रॉनिक में ये पेशेंट में ऐसा हमेशा ऐसा पेट भरा भरा सा लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम दिखाई देता है वो है बेल्चिंग, मतलब डकारे आना। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है जो कि पेशेंट्स में देखा जाता है। और ये डकारे आने वाला पेशेंट जो रहता है ज़्यादा, वो क्रॉनिक वाला ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इंडाइजेशन देखा जाता है। नेक्स्ट पेन होता रहता है, सीवियर पेन एक्यूट में ज़्यादा रहता है। फिर इसके अलावा बर्निंग और ग्वानिंग फीलिंग इन द स्टमक बिटवीन मील्स और नाइट। मतलब क्या कि जो भी पेशेंट रहता है उसमें जो पेट है उसके अंदर जलन होती रहती है। और ख़ास तौर से ये जो जलन है ये जब खाली मतलब 2 मील्स के बीच में या नाइट में, मतलब जब फूड नहीं है स्टमक में, उस समय ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा जो सिम्टम देखा जाता है उसको कहते हैं हिकअप्स। हिकअप्स मतलब हिचकी आना। तो ये भी एक पेशेंट में कंडीशन होती है। नेक्स्ट इसके बाद ये जो कंडीशन है वोमिटिंग में ब्लड या ब्लड लाइक जो कॉफ़ी कलर्ड मटेरियल है वो भी कई बार देखा जाता है। ये कंडीशन और एक ये ब्लैक टैरी स्टूल्स, ये जो दोनों कंडीशन रहती है ये उस समय ज़्यादा होती है जिसमें जो गैस्ट्राइटिस है उसकी जो मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरोजन्स हो जाए, उसमें कहना चाहिए घाव जैसे हो जाए, तब वो वाली जो कंडीशन रहती है ऐसे समय में ये दोनों सिम्टम्स खास तौर से देखे जाते हैं। वोमिटिंग जिसमें कि ब्लड हो या ब्लड लाइक कॉफ़ी कलर, मतलब वही कि डार्क कलर का मटेरियल वोमिटिंग में देखा जाए। और ब्लैक टेरी स्टूल्स, इसका मीनिंग रहता है कि ब्लैक कलर जो नेचुरल है कि जहाँ पर गैस्ट्राइटिस है और ब्लीडिंग हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो स्टूल है उसका कलर ब्लैकिश हो जाता है। टैरी का मतलब तो जानते ही हो आप लोग, जैसे कोलटार कैसा रहता है डामर, उस टाइप का भी स्टूल दिखाई देता है। तो ये सिम्टम्स जनरली गैस्ट्राइटिस में नहीं होते, लेकिन ये 2 सिम्टम्स जो हैं ये इरोजिव यदि लाइनिंग हो गई हो तब जरूर देखे जाते हैं। अब इसके बाद आता है कि गैस्ट्राइटिस होने के कारण क्या क्या हैं। अभी तक अपन लोगों ने सिम्टम्स देख लिए और क्या होता है गैस्ट्राइटिस ये देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम उसकी इटियोलॉजी पे कि क्यों ये गैस्ट्राइटिस देखा जाता है। अब ये जो गैस्ट्राइटिस है इसको होने के जो कारण हैं इसके, उसमें पहला जो कारण है वो है ड्रग्स। कई बार क्या रहता है कि बहुत से लोग थोड़ा भी दर्द हुआ तो वो तुरंत एस्प्रिन लेंगे या आइबुप्रोफेन लेंगे या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो रहती हैं वो लेते रहेंगे। तो ऐसे जिन लोगों की आदत रहती है कि बिना डॉक्टर के सलाह के बीच बीच में दवाइयाँ खाते रहना, उनमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है, क्योंकि इनका जो साइड इफ़ेक्ट है ये म्यूकोजल लेयर पर पड़ता है स्टमक की और उससे ये प्रॉब्लम एग्जैगरेट हो जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो अल्कोहल एब्यूज़ है, मतलब उनको लत पड़ी हुई है अल्कोहल की या टोबैको की या कोकेन की। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनकी भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो वीक हो जाती है और उसके कारण से ये कंडीशन हो सकती है। तीसरा जो कारण है वो है फूड एलर्जीज़। कई बार क्या देखा जाता है कि बहुत सारे फूड्स रहते हैं उनकी किसी किसी को एलर्जी है। जो एलर्जेंस रहते हैं फूड एलर्जेंस, उसमें जनरली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो एग वाइट आता है या एग होल भी हो सकता है, मिल्क होता है, व्हीट होता है, किसी किसी को में शेलफिश की एलर्जी रहती है, किसी किसी को मूंगफली की एलर्जी रहती है। तो ऐसे जो फूड एलर्जेंस हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो उस पर्सन को एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मशरूम्स हैं वो भी किसी किसी को एलर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं जो कि फूड एलर्जी की तरह उस पर्सन को के ऊपर एक्ट करती है। तो जब ऐसे ये एलर्जीज वाले फूड यदि कोई पर्सन खाता रहे तो ऐसे समय में म्यूकस मेम्ब्रेन अपने आप वीक हो जाती है। इसके अलावा कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है और ये जो फूड पॉइजनिंग रहती है उसमें भी गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। और ये फूड पॉइजनिंग से होने वाला जो गैस्ट्राइटिस रहता है वो नॉर्मली एक्यूट कंडीशन वाला रहता है। इसके बाद आता है फूड इरिटेंट्स।
फूड इरिटेंट्स का मतलब है कि नॉर्मल जो फूड है उसके अलावा कोई कुछ पर्सन्स ऐसे हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा ले, फ्राइड फूड खा ले, फैटी फूड खा ले या टू मच स्वीट्स खाएं, तो ऐसे समय में भी जो इंटेस्टाइन स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उसके कारण भी ये गैस्ट्राइटिस देखा जाता है। जनरली ये फूड इरिटेंट्स जो रहते हैं वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्यूट भी हो सकता है पर लेकिन जनरली ये इसका कारण रहता है। अब आता है एक जो और मेन कारण, वो है इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है इसमें एक है हेलिकोबैक्टर पायरोली, ये जो बैक्टीरिया है और उसके कारण बहुत बार म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है वो बहुत वीक हो जाती है और वो एक कारण है जिसके कारण की गैस्ट्राइटिस होता है। जनरली ये हेलिकोबैक्टर पायरोली जो है उसके कारण पेप्टिक अल्सर्स भी हो जाते हैं, मतलब जो इरोजिव टाइप का मैंने कहा था ना गैस्ट्राइटिस, वो इसके कारण हो सकता है। उसी तरह से कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और उस वायरल इन्फेक्शन के कारण भी जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन वाला जो कारण है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन कारण है गैस्ट्राइटिस होने का। और ये जो गैस्ट्राइटिस रहता है वो जनरली क्रॉनिक वाले कंडीशन में ज़्यादा देखा जाता है। अब इसके बाद आता है कि और क्या कारण हो सकता है गैस्ट्राइटिस होने का। तो रेडिएशन थेरेपी, कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको कैंसर हो जाता है और उनको फिर रेडिएशन देना ज़रूरी हो जाता है। तो जब रेडिएशन दिया जाए तो ऐसे समय में म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है, मतलब जो कैंसरस सेल्स हैं वो तो डिस्ट्रक्ट होते ही हैं, लेकिन साथ में जो नॉर्मल सेल्स हैं उन पर भी बुरा असर होता है। तो ऐसे समय में रेडिएशन थेरेपी का असर भी देखा जाता है और उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। अब इसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो रहता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस जब बॉडी पे आता है तब उससे भी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जूसेस का जो सिक्रीशंस है उसके ऊपर भी असर आता है और ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो भी अफेक्ट हो जाता है और उसके कारण वीकनेस उस म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाती है और उसके कारण फिर डेवलप हो जाता है गैस्ट्राइटिस। तो जो नर्वस टेम्परामेंट के लोग रहते हैं या जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी करने वाले लोग रहते हैं उनमें जनरली ये क्रॉनिक टाइप का गैस्ट्राइटिस का कारण स्ट्रेस रहता है। अब इसके बाद आता है एक एजिंग। एजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण की गैस्ट्राइटिस देखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो अपने आप ही जितनी भी मसल्स हैं या कहना चाहिए जो सेल्स हैं बॉडी की, वो सब कैसे होने लगती है, डिजनरेट होने लगती है। वैसे ही ये एजिंग के कारण जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उसका जनरेशन भी कम हो जाता है, इसलिए हेल्दी नहीं रह पाती और उसके कारण ये गैस्ट्राइटिस देखा जाता है। एजिंग ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कारण देखा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है गैस्ट्राइटिस की ईटियोलॉजी में, पर फिर भी ये एक कारण है जिसके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिर इसके बाद जो कारण है वो है एसिड रिफ्लक्स या बाइल रिफ्लक्स। तो ये तो आप लोग अभी अपन लोगों ने पढ़ा था इसोफेगाइटिस GERD, उसमें भी ये जो कारण है इसी के कारण भी वीकनेस म्यूकस मेम्ब्रेन की हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है GIT डिसऑर्डर्स। GIT डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें खास जो होते हैं वो क्रॉन्स डिसीज़, पेप्टिक अल्सर और कई बार लिवर डिसीजेस जिसमें कि बाइल फॉर्मेशन जो है उस पर असर आया, तो उन कारणों से भी ये गैस्ट्राइटिस देखा जाता है। अब आता है कि गैस्ट्राइटिस यदि हो जाए तो उसका डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। अब ये जो गैस्ट्राइटिस है इसमें जब डाइटरी मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तब अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि पेन बहुत होता है, इसलिए टू रिलीव पेन, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि पेन नहीं होना चाहिए उसको। तो डॉक्टर्स जो रहते हैं वो अलग अलग तरह की पेन रिलीविंग ड्रग्स तो देते ही हैं, पर हमको डाइट में भी ये चीज़ को ध्यान में रखकर करना पड़ता है कि किस तरह का डाइट दिया जाए जो कि पेन को रिलीव कर सके। दूसरा जो कारण रहता है कि टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। कई बार क्या हो जाता है, एक्सेसिव वोमिटिंग होती रहती है, परसिस्टेंट वोमिटिंग अपन ने देखा है कि एक्यूट में होती है, तो उस समय अवॉइड करना पड़ता है कि डिहाइड्रेशन नहीं हो उस पर्सन को।
क्योंकि ये डिहाइड्रेशन से और कंडीशन ख़राब हो जाती है, सीवियर हो जाता है पर्सन की कंडीशन। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू अवॉइड फर्दर डैमेज एंड टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड अवॉइड माल न्यूट्रिशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये यदि अच्छा रहेगा तो नेचुरल है कि उसकी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी रहेगी और वो जो पर्सन है उसको गैस्ट्राइटिस से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, जब डाइटरी मतलब अपन जब एडवाइस देते हैं कि किस तरह से होना चाहिए, तो उसमें एक्यूट का अलग है और जो क्रॉनिक है उसका अलग है। एक्यूट यदि गैस्ट्राइटिस है तो क्या ध्यान रखा जाता है, तो उसका जो डाइटरी प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि कंडीशन ख़राब रहती है फर्स्ट टाइम, तो इसलिए इसका डाइटरी प्रिंसिपल भी 2 स्टेजेस में बताया है। फर्स्ट स्टेज में ये बताया है कि हाई फ्लूइड देना चाहिए ताकि उसका डिहाइड्रेशन नहीं हो, हाई इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो साथ में, और ग्लूकोज होना चाहिए टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। मतलब ये तीनों जो चीज़ें हैं, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी और उस पर्सन को जल्दी क्योर हो सकता है। इसलिए हाई फ्लूइड, हाई इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज उसको देना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि इस समय जब उसको दिया जाए तो उसके पूरा आरडीए के हिसाब से इसको प्लान नहीं किया जाता, बल्कि ये तीनों को ही के ऊपर ही कंसंट्रेशन होता है ट्रीटमेंट का। सेकेंड स्टेज जो रहती है इसमें क्या किया जाता है, तो सेकेंड स्टेज में एडिक्वेट कैलोरीज दी जाती है। जब पर्सन की स्टेबल हो जाता है उसके बाद जो कंडीशन आती है वो कहलाती है सेकेंड स्टेज। तो उस सेकेंड स्टेज में उसकी जो भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से उसको एडिक्वेट कैलोरीज दी जाती हैं। फिर उसके साथ ही हाई प्रोटीन दिया जाता है ताकि उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल हेल्दी हो सके। नॉर्मल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट देते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट में फाइबर थोड़ा कम दिया जाता है, सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि म्यूकोजल लेयर वैसे ही वीक हो चुकी है इसलिए। और जो फैट है वो भी नॉर्मल अमाउंट में देते हैं, मतलब टोटल कैलोरीज का 30% उसको दिया जाता है। हाई प्रोटीन है तो उस हाई प्रोटीन में हम 1 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन्स देते हैं, मतलब टोटल जो कैलोरीज है उसका 15% तक प्रोटीन दिया जा सकता है। 15 to 20% है पर नॉर्मली 15% तक दिया जाता है। और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और विटामिन भी उसको प्रॉपर अमाउंट में दिए जाते हैं। अब आता है कि ये जो फर्स्ट स्टेज का जो डाइटरी प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे डाइट दिया जाता है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेज में उसको आईवी फ्लूइड, दैट मीन्स जो पेरेंटरल न्यूट्रिशन है उससे उसको न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है ताकि उसकी कंडीशन स्टेबल जल्दी से जल्दी हो सके। सेकेंड स्टेज में मतलब जब ये कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है और उसका जो परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है वो बंद हो जाए, तब ऐसे समय में लिक्विड डाइट उसको दिया जाता है। लिक्विड डाइट किस प्रकार का है ये तो अपन लोगों ने क्लास में बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, इसलिए वो लिक्विड डाइट इसमें दिया जाएगा। कौन कौन से फूड्स उस लिक्विड डाइट में परमिटेड है वो आप लोग को सबको मालूम है और उसके हिसाब से ही दिया जाता है। ये वाला लिक्विड डाइट हमेशा 1500 कैलोरीज तक होता है। यदि पहले क्लियर लिक्विड हो तो 500 कैलोरीज रहेगी और उसके बाद में वो इम्प्रूव होते होते उसकी कंडीशन अपने आप ही 1500 कैलोरीज का डाइट लिक्विड में दिया जाता है। उसके बाद जब ये कंडीशन ठीक हो जाती है उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है एक्यूट में वो है ब्लाइंड डाइट की, मतलब कंडीशन अब उसकी पूरी तरह से स्टेबल हो गई है, तब अब वो नॉर्मल हो चुका है, पेन और ये जितने भी सिम्टम्स थे वो रिलीफ उससे मिल चुकी है उसको, तो ऐसे समय में ब्लाइंड डाइट दिया जाता है। ब्लाइंड डाइट का कंसेप्ट ये रहता है कि ये जो डाइट रहता है ये कैसा है, नॉन इरिटेंट है, मतलब इससे इरिटेशन नहीं होगा उसको खाने के बाद, मतलब उसमें क्या है स्पाइसी नहीं है वो, है ना, नॉन इरिटेंट रहता है वो, और मैकेनिकली भी वो सॉफ्ट रहता है, मतलब उसमें फाइबर कंटेंट भी क्या रहते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल, लेकिन कौन से हार्ड फाइबर्स उसमें नहीं रहते, इरिटेशन उससे भी नहीं होता, इसलिए वो नॉन इरिटेंट रहता है। टू मच कोल्ड और टू मच हॉट ऐसा फूड भी जो नहीं रहता, और जो ब्लैंड है मतलब जो कि कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जैसे जिसमें स्पाइसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा
फूड देखते ही या उसकी स्मेल आते ही एकदम से टेम्पटेशन हो जाएगा और जूसेस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा वाला जो फूड नहीं रहता उसको कहा जाता है ब्लैंड डाइट। नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एंड मैकेनिकली सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट जो फाइबर्स है वो जिसमें इंक्लूडेड है, ऐसा डाइट ब्लैंड डाइट कहलाता है। तो इस तरह का ये जो डाइट है वो उसको दिया जाता है। अब आता है कि इसी एक्यूट में हमको उसका फीडिंग पैटर्न कैसा रखना चाहिए। तो फीडिंग पैटर्न में ये देखा जाता है कि फ्रीक्वेंट फीडिंग देना चाहिए और वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, इन स्मॉल अमाउंट। और जब भी वो ब्लैंड डाइट ले रहा है तब भी, और लिक्विड डाइट पे है तब भी, एकदम से अपन लिक्विड डाइट भी बहुत सारा दें या ब्लैंड डाइट भी बहुत सारा दें तो एकदम से जो पेट फूलने वाली कंडीशन है, ब्लोटिंग, वो देखी जाती है और उससे फिर अनकंफर्टेबल फील करता है पेशेंट। इसलिए वो इस तरह से हमेशा फ्रीक्वेंट फीडिंग देना चाहिए, स्मॉल अमाउंट्स में देना चाहिए। ब्लैंड डाइट है, प्रॉपरली उसको मतलब स्मॉल उसका बाइट हो और प्रॉपरली उसको च्यू करते आना चाहिए, कुछ धीरे धीरे आराम से खाते हुए उसने खाना खाना चाहिए। तो ये तो हो गया डाइटरी पैटर्न किसका, एक्यूट का। अब हम आते हैं क्रॉनिक के लिए कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है तब उसका डाइटरी प्रिंसिपल क्या होगा और किस तरह का उसको डाइट देना चाहिए। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में सबसे पहले तो उसका जो प्रिंसिपल है उसमें है एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज हो। नॉर्मली क्या होता है, जो भी पेशेंट रहता है और उसको गैस्ट्राइटिस है तो डर के ही खाना खाता है और इसलिए उसका वेट जनरली कम होता है ना, बट नॉट नेसेसरी, इसलिए एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज देना चाहिए। फिर उसके बाद उसका जो BMI है उसको नॉर्मल रेंज में लेकर फिर उसकी कैलोरी का कैलकुलेशन होना चाहिए। इसके अलावा हाई प्रोटीन देना चाहिए ताकि उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हेल्दी हो सके। हाई अमाउंट में फ्लूइड होना चाहिए। फिर हाई विटामिन्स होना चाहिए, और कौन कौन से विटामिन ज़्यादा अमाउंट में हो, C, विटामिन A और B12। अब ये क्यों दिए जाते हैं, इसका कारण भी है कि विटामिन C जो रहता है वो हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और उसके कारण क्या होगा, दो पार्ट है कि कोलेजन फाइबर्स तैयार होते हैं और वो कोलेजन के कारण अपने आप ही जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर हेल्दी हो सकती है। दूसरा कारण विटामिन C का ये है कि ये एंटी इन्फेक्टिव है, इसलिए भी ये देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से विटामिन A जो है ये भी एंटी इन्फेक्टिव है, इसलिए भी ये देना चाहिए। साथ ही साथ में विटामिन A जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए भी इसको ज़्यादा अमाउंट में देते हैं। फिर आता है B12। B12 जो रहता है उसकी नॉर्मली डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जब म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आने लगी, गैस्ट्राइटिस जब क्रॉनिक टाइप का है तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है वो नहीं बन पाता और उसके कारण से अपने आप ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में, और वैसे ही क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जनरली एजिंग से रिलेटेड है, तो जो ओल्ड पर्सन है उसमें वैसे ही B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कारण से इसको B12 भी देना चाहिए। और जिन पर्सन्स में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस रहता है उनमें साथ में ये भी देखा जाता है कि कई बार यदि आयरन डेफिशिएंसी है और एनीमिया है तो वो भी ज़्यादा देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अदर न्यूट्रिएंट्स इन नॉर्मल अमाउंट, कि जो भी पर्सन है उसकी जो भी कंडीशन है, जो जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है उसको अपन फिर फुलफिल इसमें करेंगे। तो इस तरह से इसको डाइट दिया जाता है। अब हाई फ्लूइड क्यों दिया जाता है ये भी बता चुकी हूँ मैं कि वोमिटिंग होती है तो डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए फ्लूइड अमाउंट भी उसका नॉर्मल होना चाहिए। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ फूड। टाइप ऑफ फूड कैसे हो, तो इसका ब्लैंड डाइट रहता है, मीन्स वही नॉन इरिटेटिंग, नॉन स्टिमुलेटिंग, है ना, और साथ ही साथ में सॉफ्ट। तो ऐसा वाला डाइट इसमें दिया जाता है। अब आता है कि दोनों तरह की जब गैस्ट्राइटिस है, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, इन दोनों में फूड्स कौन कौन से अवॉइड करना चाहिए। अब जो जो फूड्स अवॉइड किए जाते हैं उसमें सबसे पहले तो आता है कैफीन कंटेनिंग जो बेवरेजेस हैं, वो टी, कॉफ़ी, कोको, कोला, ये सब क्या करते हैं तो इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जूसेस का सिक्रीशन इम्प्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसके कारण इरिटेशन होता है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद स्पाइसी फूड, वो भी वही सेम इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। फ्राइड, फैटी, जंक फूड और टू मच जो स्वीट मीट्स हैं वो। उसी तरह से अल्कोहल, टोबैको एंड अदर इरिटेंट्स। फूड एलर्जेंस, स्टेल फूड जो बासी भोजन हो जाता है उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको भी पचाने के लिए ज़्यादा जूसेस का सिक्रेशन करना पड़ता है, और इस कारण से ऑटोमेटिकली ऐसा जो फूड रहेगा उसके कारण अपने आप ही जूसेस तो सिक्रेट होंगे, इरिटेशन भी होगा, और कई बार पॉइजनिंग भी देखी जाती है। तो इसलिए ऐसा वाला फूड भी नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से टू हॉट एंड टू कोल्ड, ये जो रहते हैं हॉट और बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडे, इससे भी क्या हो जाता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन पे असर आ जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन वीक होने लगती है, इसलिए इसको भी नहीं दिया जाता है। और ये जितने भी फिर है हार्ड फाइब्रस फूड्स, ज़्यादा कड़े रेशे वाले जो भोज्य पदार्थ रहते हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। आप लोगों ने सबने फाइबर के बारे में पढ़ा ही है, उसमें मालूम है आपको एक सॉल्युबल फाइबर रहता है और एक इनसॉल्युबल फाइबर रहता है। इनसॉल्युबल फाइबर जो रहते हैं वो इनमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही मैकेनिकली वो क्या करेंगे, इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे और उसके कारण से अपने आप ही प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो फूड्स अवॉइडेड बताए हैं ये जब नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाइट कैसा हो जाता है, ब्लैंड टाइप का हो जाता है ना। और ये भी है कि ऐसा फूड जो रहता है वो बनने में, मतलब उसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो और कुकिंग टाइम वो सब बहुत जल्दी होता है। तो ऐसा जो फूड रहता है वो फूड उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। अब आते हैं कि कुछ जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेनिफिशियल है उनके लिए, वो क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये भी एक्यूट और क्रॉनिक के लिए है। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है प्रोबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में क्लास में मैंने कई बार बताया हुआ है, फिर भी बता देती हूँ कि प्रोबायोटिक फूड का मीनिंग ये रहता है कि ऐसे फूड्स जिनमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज ऑलरेडी फूड में है वो चीज़ कहलाते हैं प्रोबायोटिक फूड्स। बेनिफिशियल क्योंकि बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो जीआईटी में जो बैक्टीरियाज रहते हैं और जो हमारी जीआईटी को फ़ायदा देते हैं वो बैक्टीरिया जब जिन फूड्स में रहते हैं उनको कहते हैं प्रोबायोटिक फूड्स। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कर्ड आता है, दही सबको मालूम है, योगर्ट है, योगर्ट भी दही का ही एक प्रकार है, लेकिन उसके जो बैक्टीरिया हैं वो अपने यहाँ लैक्टोबैसिलाई रहता है, एसिडोफिलस टाइप का, और फॉरेन कंट्री में जनरली जो दूसरा बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो रहता है। तो वो योगर्ट जो रहता है उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो भी एक है। योगर्ट में जनरली क्या रहते हैं, फ्लेवरिंग्स भी डाल देते हैं और कलरिंग्स भी डाल देते हैं और उनका बैक्टीरियल कल्चर अलग रहता है। तो योगर्ट, कर्ड ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा बटर मिल्क है, ये जो बटर मिल्क रहता है ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, जिसको अपन छाछ कहते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या है, प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे और भी फूड्स हैं जो प्रोबायोटिक फूड्स है, ये जैसे केफिर है ना। ये जो फूड रहता है, टेम्प है, नेटो है, कोम्बुचा है, किमची है, सौरक्रॉट है, ये जितने भी फूड्स हैं ये नॉर्मली आजकल अपने यहाँ पर भी अवेलेबल हो गए हैं, पर ये सब फॉरेन कंट्रीज़ के फूड हैं और ये भी फर्मेंटेड फूड है। मतलब क्या कि जो कर्ड है या जिसको अपन कहते हैं लैक्टोबैसिलाई, उसके साथ में अलग अलग तरह की चीज़ों से, जैसे सौरक्रॉट है तो इसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि जो सोया रहता है उसके साथ फर्मेंटेशन करते हैं। ये कोम्बुचा, किमची और ये नेटो, टैम्प, इनमें जनरली क्या करते हैं, तो इनमें जो कैबेज है उसके साथ फर्मेंटेशन होता है। कैफिर जो रहता है उसमें क्या होता है कि जो सीरियल है उस सीरियल के साथ में फर्मेंटेशन किया जाता है लैक्टोबैसिलाइस का, और उससे ये तैयार होता है। तो ऐसे ये फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ प्रोबायोटिक फूड्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उनको भी हम ले सकते हैं जिससे कि फ़ायदा मिले। इसके बाद में और क्या चीज़ इनके लिए फ़ायदा है, तो उसमें देखा जाता है कि जो सूप्स हैं या प्यूरिड वेजिटेबल्स या बॉइल्ड जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि फाइबर्स जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और लिक्विड्स भी ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपन ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टू मच फैट वाला नहीं हो,
क्योंकि फिर चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ी अफेक्टेड रहती है तो उससे जो ज़्यादा अमाउंट का जो फैट है वो नुकसान कर सकता है। मतलब होल मिल्क के बदले हम उसको जो गाय का दूध है वो उसके लिए बढ़िया है और उसी से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे रहते हैं। फिर बटर, और बटर के साथ ही साथ जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है फैटी एसिड से बना हुआ, वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये इनका भी जो डाइजेशन है वो उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आती और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये जो एमसीटी वाले और फैट रहता है ये जिस बटर में भी वही है, तो उससे फ़ायदा क्या हो जाता है, तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है जैसे ऑलिव ऑयल से, कोकोनट ऑयल है, ये इसमें है ये एमसीटी वाला। और बाज़ार में आजकल प्योर एमसीटी करके भी प्रोडक्ट मिलता है ऑयल वाला, और उसका भी यूज़ किया जाता है, तो उससे अपने आप ही म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी हो जाती है, इसलिए ये वाली चीज़ दी जाती है। और इसमें ये फ़ायदा और भी रहता है कि जो एचडीएल है वो बढ़ता है, जबकि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाता है, इसलिए, और उसमें नहीं भी रहता, इसलिए ये फ़ायदेमंद कहा जाता है। तो इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बटर या एमसीटी फैट रहना चाहिए। इसके अलावा जो सॉफ्ट अपन ब्लेंड डाइट दे रहे हैं तो कस्टर्ड है, पुडिंग्स है, ये दे सकते हैं और वो सॉफ्ट भी हो जाता है। सॉफ्ट और कुक्ड फ्रूट्स देना चाहिए, लो फाइबर कंटेनिंग ग्रेन्स हो और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, ये भी अपन इसको दे सकते हैं। इसमें जो सॉफ्ट फ्रूट्स लिखे हैं वो तो आप लोग जानते ही होंगे, और कुक्ड लिखा है, तो कुक्ड इसलिए कि बहुत सारे हार्ड फ्रूट्स रहते हैं तो उनको कुकिंग करके दे सकते हैं, जैसे एप्पल पाई है वो बना दी, या और भी अलग अलग जो फ्रूट्स हैं उनको अपन उस तरह से दे सकते हैं। और सॉफ्ट तो आप जानते ही हो कि बनाना है, अंगूर है, इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, पपीता है, मैंगो है, ये सब सॉफ्ट फ्रूट्स है। उसके छिलके निकाल दिए जाए, बीज निकाल दिए जाए तो आराम से पपीते को खाया जाता है, या मैंगो को भी आराम से खा सकता है व्यक्ति। पर बाकी जो हार्ड फ्रूट्स हैं उनको हमको कुक करके ही देना चाहिए, या फिर कैंड फॉर्म में दे दो तो भी वो फ़ायदेमंद होगा। अब ये तो हो गया अपना गैस्ट्राइटिस के बारे में। अब इसमें सैम्पल प्लान जो कि आप लोगों को प्लान करना रहता है, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया है, एज दे दी है 68 ईयर्स की, सेक्स दिया है फीमेल, हाइट दी है 5'2", BMI 25, एक्टिविटी दी है सीडेंट्री। कंडीशन जो थी इसकी वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की है। तो अब ये आप इसको प्लान कर लीजिए। अब ये आज का अपना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप लोग फिर मुझसे बात कर सकते हैं।